हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 9 मई से 15 मई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पिछले हफ्ते की। तो यहाँ पे देखिए, जो अप्रैल माह में यहाँ पे जीएसटी यानी कि माल एवं सेवा कर संग्रह किया गया है, ये लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस साल यानी 2022 में। और ये अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड संग्रह है क्योंकि सबसे ज़्यादा संग्रह किया गया इस साल। 2021 की तुलना में बात करें तो अप्रैल 2022 में जो जीएसटी संग्रह है ये 20% बढ़ा है। और 20% बढ़ने के बाद इस साल हुआ कितना संग्रह, ये आपको याद रखना है। तो 1.68 लाख करोड़ रुपए इस साल जीएसटी संग्रह किया गया है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने आगामी शिक्षण सत्र 2023-24 से जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स चल रहा था, इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स था 4 साल का, जिसमें बीए या बीएससी के साथ बीएड भी किया जाता था। तो इस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है एनसीटीई के द्वारा। और बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए जो नए कॉलेज हैं इनको अनुमति देने पे भी रोक लगा दी गई है। तो ये जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। ये 2019 से शुरू किया गया था और अब इसकी जगह 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। ठीक है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को समाप्त करके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो कि 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे डिफेंस से न्यूज़ है। तो देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत नाम इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आप सभी को पता है, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। तो हाल ही में ये पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत को बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर हैं श्री विजय भास्कर। इन्होंने अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन दी है। और ये जो आईएनएस विक्रांत बना है, इसको बनाने में 60% स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है और 40% वस्तुएं जो हैं ये विदेश से मंगाए गए हैं। तो 60% स्वदेशी है आप कह सकते हैं, और 40% सामान जो है इंपोर्ट किया गया दूसरे नेशन से। नाम जरूर याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत। इसके बाद यहाँ पे देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड याद रखिएगा। कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? श्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी कौन है? ये भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भारत के लोग हैं, देशवासी हमारे, इनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का उद्घाटन किया गया, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है, इनका आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। और इसी दिशा में सभी जो एजेंसी हैं डिफेंस को लेके, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ रही हैं, उनको समन्वय करने के लिए इसकी स्थापना की गई है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की। और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा बेंगलुरु में। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि जो भारत है, इसको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में निर्धारित लक्ष्य से तुलना में, जो अभी निर्धारित लक्ष्य है उसकी तुलना में 4 वर्ष की देरी हो सकती है। तो इनके अनुसार जो भारत है, ये वित्तीय वर्ष 2029 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। पहले ये एम था 2025 का। भारत के अनुसार ये बताया गया था कि 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन जो आईएमएफ है, इन्होंने अपना अनुमान दिया है कि 4 वर्ष की देरी होगी। तो 2025 + 4 साल आपके हो गए, 2029 तक भारत इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है, हासिल कर सकता है। और अगर भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया, तो वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। तो भारत से ऊपर, सबसे ऊपर तो अमेरिका है, उसके बाद चीन, और तीसरे नंबर पे भारत आ सकता है अगर भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। फिलहाल बात करते हैं तो भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो
कोविड के बाद से स्टूडेंट रह रहे थे चाइना में पढ़ाई के लिए, तो वापस इंडिया आ गए थे। वापस से वो ज्वाइन करना चाह रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी में चाइना जाके, तो चाइना उनको वीज़ा नहीं दे रहा था। तो उसी को लेके अपडेट आया है कि जो कोविड के कारण यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए थे और उड़ान प्रतिबंध थे, वीज़ा देने में दिक्कत कर रही थी भारतीय विद्यार्थियों को, तो उसको मंजूरी दे दी गई है चाइना की सरकार की तरफ से। तो जो भी भारतीय वहाँ पे रह रहे थे, जो भी पढ़ाई कर रहे थे, जिनकी पढ़ाई अधूरी थी, तो वो वापस जाके लगभग 2 वर्षों बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन से न्यूज़ है, तो संयुक्त राष्ट्र ने यूएन मिशन में सेवारत 1160 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया है। तो देखिए जो यूएन मिशन है ये होता क्या है, अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यहाँ पे लोग भेजे जाते हैं, सेना के रूप में भेजे जाते हैं, तो जिन्हें शांति सैनिक कहा जाता है। तो इसी तरह से 1160 भारतीय शांति सैनिकों को अभी हाल ही में यूएन मिशन में जो सेवा कर रहे थे उनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये सम्मान दिया गया है जो पूर्वी अफ्रीकी देश है दक्षिण सूडान, यहाँ पे असाधारण सेवा के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। 1160 शांति सैनिकों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान है, मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी की बात करते हैं तो हाल ही में मध्य प्रदेश की जो संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, इन्होंने भोपाल स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यहाँ पे 2 लोगों को इस पुरस्कार को दिया है। तो पहले हैं यहाँ पे प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेझर, एक नाम ये हो गया। दूसरे हैं डॉक्टर नारायण व्यास। तो जो प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेझर है, इनको वर्ष 2018-19 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, और डॉक्टर नारायण व्यास को वर्ष 2019-20 के लिए इस सम्मान को दिया गया है। कौन सा सम्मान आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर दिया किसे गया है, प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेझर को वर्ष 2018-19, डॉक्टर नारायण व्यास को वर्ष 2019-20। और इस सम्मान में इन्हें शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और इसके साथ ही 2 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी गई है। तो सम्मान राशि याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपके जो ये अवार्ड होते हैं, सम्मान होते हैं, तो इनसे राशि पूछ ली जाती है डायरेक्ट, तो 2 लाख रुपए आपको याद रखना है। और ये सम्मान दिया है यहाँ पे सुश्री उषा ठाकुर जी ने। उषा ठाकुर है मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री। इसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये मनाया जाता है 8 मई को हर साल, ये आपको याद रखना है पूरे विश्व भर में। इसके अलावा 2022 की जो थीम रखी गई है ये आपको याद रखनी है। तो 2022 की जो थीम है ये है बी ह्यूमन काइंड, ये थीम रखी गई है 2022 के लिए। तो जो रेड क्रॉस है ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो भी रोगी हैं, घायल हैं, जो भी युद्ध के समय में घायल हो जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, इनकी देखरेख करना। तो रेड क्रॉस अभियान को जो शुरू किया था जिन्होंने, जिसे इनका रेड क्रॉस अभियान का जन्मदाता कहा जाता है, ये जीन हेनरी ड्यूनेंट, इनका नाम याद रखिएगा। तो इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को, इस कारण से 8 मई डेट चुनी गई है। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, 8 मई को मनाया जाता है, ये हो गया। यहाँ से आपको थीम याद रखनी है बी ह्यूमन काइंड इस साल की। तीसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पहला रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था 8 मई 1948 में। 8 मई 1948 को पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। और जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या वॉलंटियर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से आप नाम भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या वॉलंटियर दिवस भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं भारत की। तो भारत में 1920 में संसदीय अधिनियम यानी कि पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ये आपको याद रखना है भारत में। आगे देखते हैं अब चर्चा में कौन रहे हैं इस हफ्ते। तो सबसे पहले हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी चर्चा में क्यों रहे हैं,
क्योंकि ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार जी, हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने इनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। ये 2017 में उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, तब इन्होंने रिप्लेस किया था अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं 2017 से 2022 तक इस पद पे ये रहे और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है, इस कारण से इनका नाम याद रखिएगा आप। इसके बाद नासा की न्यूज़ है, तो नासा का परसिवरेंस मार्स रोवर ने यहाँ पे मास्ट कैम जेट कैमरे की मदद से मंगल ग्रह का जो चंद्रमा है उसकी तस्वीर खींची है। तो देखिए, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो फोबोस चंद्रमा है मंगल ग्रह का, ये सूर्य के सामने से गुजर रहा था और ठीक उसी वक्त नासा के वैज्ञानिकों ने मास्ट कैम जेट कैमरे की मदद से इसकी तस्वीर खींची है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यही तस्वीर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा के नाम फोबोस और डीमोस, और ये याद रखिएगा कि फोबोस जो है अभी सूर्य के सामने से निकल रहा था, तब इसकी तस्वीर खींची गई है। इसके बाद एक रोबोटिक चूहा है जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ठीक है, तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोटिक चूहा बनाया है जो असली चूहे की तरह खड़ा हो सकता है, चल सकता है और मुड़ भी सकता है, और इसकी जो खोज है ये प्राकृतिक आपदा या युद्ध क्षेत्र में बचाव के मिशन में इस्तेमाल में किया जा सकता है, इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक नाम है पावेल सिसिंस्की। पावेल सिसिंस्की, इन्होंने वीडियो गेम खेलकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो पोलैंड के ये हैं पावेल सिसिंस्की, और इन्होंने वीडियो गेम में फुटबॉल मैनेजर सॉकर खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड किस चीज़ का है ये देखते हैं आगे। तो ये गेम में 416वें सीजन तक पहुंच गए हैं और इस स्टेज तक पहुंचने में इन्हें 134 दिन लगे हैं। ठीक है, तो 416वें सीजन तक पहुंच के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहले जो रिकॉर्ड था ये जर्मनी खिलाड़ी सेप हेडेल के नाम पे था। इन्होंने इस गेम के 333 सीजन पूरे किए थे और अब 416 सीजन पूरे कर लिए हैं पोलैंड के पावेल सिसिंस्की ने। इसके बाद ब्रिटेन की न्यूज़ है, तो ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं शार्लोट्टे ब्रोंट। शार्लोट्टे ब्रोंट, इनकी 1829 में लिखी गई एक 15 पेज की किताब थी जिसका नाम है अ बुक ऑफ राइम्स। ठीक है, तो इसकी भी हाल ही में हस्तलिखित जो प्रति है ये 9.5 करोड़ रुपए में बिकी है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो उपन्यासकार का नाम शार्लोट्टे ब्रोंट। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी पुस्तक का नाम अ बुक ऑफ राइम्स 1829 में लिखी गई थी और हाल ही में ये 9.5 करोड़ रुपए में बेची गई है। इसके बाद हैं शांति सेठी। तो भारतीय मूल की पूर्व नौसेना अधिकारी हैं ये अमेरिका में, शांति सेठी। इनको उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी आपको याद रखना है, और जो नाम यहाँ पे है उपराष्ट्रपति का कमला हैरिस, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस, और इन्हीं की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनी हैं शांति सेठी। इसके बाद है अब्रा के बुश। तो अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी की पहली महिला डीन बनी है ये अभी हाल ही में, अब्रा के बुश। इस कारण से ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी की पहली महिला डीन बनी है, ये याद रखना आपको। इसके बाद है ट्यूलिप गार्डन। तो श्रीनगर में कम बारिश और अधिक तापमान के चलते एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को अभी बंद कर दिया गया है। गर्मी के कारण आप सभी को पता है गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ना सिर्फ मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, बल्कि ऊपर साइड उत्तरी भारत में भी बढ़ रही है। तो श्रीनगर में यहाँ पे बारिश भी कम हुई है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस कारण से हाल ही में ट्यूलिप गार्डन को बंद कर दिया गया है। अभी हाल ही में लगभग 25 से 26 दिन पहले इस गार्डन को जनता के लिए खोला गया था, जिसमें लगभग 68 किस्म के फूल दिखाए गए थे। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इस कारण से न्यूज़ में बना रहता है। तो अभी न्यूज़ में यही है कि तापमान बढ़ने के कारण इस ट्यूलिप गार्डन को बंद कर दिया गया है। इसके बाद है विवेक लाल। तो ये भी हाल ही में एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी सीईओ हैं ये विवेक लाल। इनको रक्षा क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड, इनका नाम विवेक लाल और इनकी कंपनी का नाम जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन।
ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर है LV वैद्यनाथन जी, तो ये P&G इंडिया के CEO होंगे। तो अमेरिकी कंपनी प्रोडक्ट है जिसका नाम है P&G। तो इसी का जो इंडिया डिवीज़न है P&G इंडिया, तो यहाँ के CEO होंगे LV वैद्यनाथन जी। आगे यहाँ पे हैं अजय सूद, तो प्रोफेसर हैं ये अजय सूद, अजय कुमार सूद जी। इनको भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अजय सूद होंगे अब भारतीय सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। इसके बाद है सुमन बेरी, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो उपाध्यक्ष से पहले वो अभी राजीव कुमार जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनके बाद अब नए उपाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं सुमन बेरी, तो ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की न्यूज़ है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल से शुरू किया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और ये सबसे पहला पुरस्कार है जो कि दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा भारत का पहला लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद है एवर फॉरवर्ड, ये क्या है? तो आप फोटो में जैसे देख रहे हैं ये एक शिप है, ठीक है, कंटेनर शिप है जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से फंसा हुआ था और हाल ही में इसे निकाला गया है। इसकी लंबाई है 1096 फीट, तो 1 महीने से ये फंसा हुआ था। अमेरिका के मैरीलैंड काउंटी के शहर बाल्टीमोर के 20 मील दूर उथले समुद्र में लगभग ये फंसा हुआ था 1 महीने से, और हाल ही में इसे निकाला गया है, और निकाला गया है इस कारण से ये न्यूज़ में था। तो ये जो कंटेनर शिप था इसका नाम आपको याद रखना है एवर फॉरवर्ड, और इसका लंबाई है 1096 फीट, और इसका वजन जो है ये लगभग 1,27,076 टन का इसका वजन है। 2020 में इसे बनाया गया था और इसमें लगभग 5,000 कंटेनर लादे गए थे, और 1 महीने पहले ये यहाँ पे अमेरिका के मैरीलैंड काउंटी शहर से बाल्टीमोर से लगभग 20 मील दूरी पे समुद्र पे फंस गया था, और अभी हाल ही में इसे निकाला गया है। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो सबसे पहले हैं बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है शमीउर रहमान। शमीउर रहमान का हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश के ये पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। हाल ही में 68 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, शमीउर रहमान। इसके बाद है बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर टी रामाराव। टी रामाराव जी का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला तनाका केन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी। इनकी उम्र थी 119 वर्ष, जापान की थी ये तनाका केन। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है 120 वर्ष की आयु में। इनका जन्म हुआ था 1903 में, और 2019 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया था सबसे उम्रदराज महिला के रूप में। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लीग 1 किस देश की प्रोफेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो ये है फ्रांस की प्रतिष्ठित प्रोफेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो लीग 1 है ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, दूसरी चीज़ ये फ्रांस की प्रतियोगिता है ये। इसके बाद है इनमें से किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया अभी हाल ही में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कायरन पोलार्ड। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज़ के ये ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, कायरन पोलार्ड। नेक्स्ट है इस वर्ष किस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जो है इसको जीता है? तो इसका राइट आंसर है टेलर फ्रिट्ज। फिर है किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट है पूर्व टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन किस देश के लिए खेलती थी? तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। फिर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने अब तक ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत जीत चुके हैं। फिर है दीपिका पल्लिकल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर है स्क्वाश। फिर है मियामी ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईगा स्वितेक।
और ये जो मियामी ओपन 2022 का टूर्नामेंट है ये एक टेनिस का टूर्नामेंट था। फिर बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VVS लक्ष्मण। फिर कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप में कितने देश हिस्सा लेंगे? तो इसका राइट आंसर है 32। तो दो चीज़ याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप जो है होगा कहाँ? कतर में, ये पहले आप याद रखिए। इसके बाद यहाँ पे 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष किस क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद FC। हैदराबाद FC इंडियन सुपर लीग ISL, ये भारत में फुटबॉल का क्लब का टूर्नामेंट है। जैसे क्रिकेट में IPL होता है वैसे फुटबॉल में ISL होता है। तो इस साल जीती है हैदराबाद FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड रग्बी 7 सीरीज जीती है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। फिर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का पहला सत्र किस वर्ष खेला गया था? यानी IPL की शुरुआत कब हुई थी ये बताना आपको। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। फिर उबेर कप किस खेल की एक वैश्विक प्रतियोगिता है? तो ये जो उबेर कप है ये है आपकी बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है उबेर कप। फिर इनमें से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेथन एस्टेल, जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। फिर वर्ष 2021 में पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष एकल के चैंपियन कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। फिर इस वर्ष कौन सा देश शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? यह मैंने आपको बताया था इसके पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये मेज़बानी दी गई थी रूस को, और रूस के बाद ये मेज़बानी अब दे दी गई है भारत को। तो इस वर्ष शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा भारत। फिर किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। फिर इनमें से कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बैडमिंटन, कुश्ती, तीरंदाजी और टेबल टेनिस। तो इसमें से तीरंदाजी जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं किया गया है। तीरंदाजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर पंकज आडवाणी ने कितनी बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर है 8 बार। फिर आर्मार्ड डुप्लेटिस एथलेटिक्स की किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं पोल वॉल्ट के खिलाड़ी। फिर सीमा बिस्ला किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो सीमा बिस्ला प्रतिनिधित्व करती हैं भारत का कुश्ती में। और आखिरी क्वेश्चन है, इस वर्ष किस देश ने जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे MCQ, इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो हमें उनका सही अर्थ बताना है। तो सबसे पहले है पगड़ी बदलना। तो पगड़ी बदलना का मतलब होता है 13वीं की रस्म निभाना। फिर है माथा ठनकाना। माथा ठनकना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशंका होना। फिर है चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है रुपए से सब काम कर लेना। फिर है हाथों के तोते उड़ जाना। तो हाथों के तोते उड़ जाना इसका मतलब होता है होश न रहना। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में जो क्वालिटी है टेक्स्ट की, प्रिंट की, वो वहाँ पे सही नहीं है। वो इस कारण से हुआ है कि जो इस बार का PDF आया था उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी न्यूज़पेपर की। तो हमारी टीम इस पे काम कर रही है। अगली बार से इन क्वेश्चंस को भी टाइप करा जाएगा ताकि जो क्वालिटी है टेक्स्ट की क्वेश्चन की एकदम क्लियर रहे और आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियरली स्क्रीन पे विजुअल हो। तो अगली बार से ये सारी चीज़ें चेंजेस लाएंगे हम इस वीडियो में। बाकी आप बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है शेर के दांत गिनना। शेर के दांत गिनना इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कार्य करना। फिर यहाँ पे देखिए वाक्यांश दिए हुए हैं, क्वेश्चन में वाक्यांश दिए हैं, आपको बताना है तो जो वाक्यांश है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, उनको एक शब्द में बताना है हमें। सबसे पहले देखिए हाथी को हाँकने के लिए लोहे का हुक, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंकुश। फिर जिस क्रिया का कर्म ना हो ये होता है अकर्मक। फिर है आय व्यय आदि की जांच करने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसे अंकेक्षक कहते हैं। फिर है पदार्थ की सबसे छोटी इंद्रिय ग्राह मात्रा, तो इसे कहा जाता है अणु।
फिर है जिसका कोई निश्चित निवास स्थान ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। इसका देखिए यहाँ पे आपको पेयर दिए गए हैं विलोम शब्द के, तो आपको बताना कि कौन सा पेयर या युग्म जो है विलोम शब्द का ये सही नहीं दिया गया है। तो पहले देखिए गद्य पद्य ये सही है, घृणा प्रेम ये भी सही है, चल सचल आपका यहाँ पे गलत है, और घोष अघोष ये भी सही है। आगे है निर्दोष संदोष, निर्गुण निराकार, निंदा स्तुति, नैसर्गिक अनैसर्गिक। तो यहाँ पे देखिए निर्गुण और निराकार ये यहाँ पे सही नहीं है युग्म। फिर है लिखित मौखिक, लोक संसार, लौकिक परलौकिक, स्वावलंबी परावलंबी। यहाँ पे लोक संसार ये वाला युग्म सही नहीं है। फिर है सफल असफल, स्पृश्य अस्पृश्य, सुखांत दुखांत, शूरवीर। तो यहाँ पे शूरवीर वाला युग्म सही नहीं है। फिर है उत्तरायण दक्षिणायन, स्वतंत्र आज़ाद, उद्यत विनीत और अपत्यका अधित्यका। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र और आज़ाद दोनों का आपको समझ में आ रहा है, मीनिंग सेम ही है, और यहाँ पे हमें विलोम शब्द वाले पेयर चुनने थे। तो देखिए स्वतंत्र और आज़ाद ये आपका गलत युग्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनेक शब्द दिए हैं, इनके लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। देखिए जो अभी तक ना आया हो तो उसे कहते हैं अनागत। फिर है अरुणोदय से पूर्व का समय, इसे कहा जाता है उषा काल। फिर है जो दोबारा जन्म लेता है इसे कहा जाता है द्विज। फिर है जिसका कोई आधार ना हो ये होता है निराधार। फिर आँखों के आगे, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो इसे कहा जाता है भूतपूर्व। नेक्स्ट है जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहते हैं बहुदर्शी। फिर आगे देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर वर्गों के शब्द हैं ये। तो प्रत्येक शब्द के नीचे उनके वर्ग के संबंध में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको सही विकल्प बताना है उसमें से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है शब्द दूध, तो दूध हो जाएगा तद्भव। फिर है कौड़ी, कौड़ी होगा देशज। फिर है खिचड़ी, खिचड़ी भी होगा देशज। टिकट घर ये होगा संकर। हलवा होगा विदेशज। फिर यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का चयन करना हमें। तो सबसे पहले है मदिरा, तो मदिरा है वारुणी। फिर है द्रौपदी, द्रौपदी यानी कि याज्ञसेनी। फिर है कौवा, कौवा को कहते हैं पिशुन। फिर है पत्ता, पत्ता का पर्यायवाची होगा किसलय। फिर है यति, यति यानी कि सन्यासी। फिर है काढ़ा, काढ़ा का मतलब क्वाथ। नेक्स्ट है कामदेव, कामदेव यानी कि मनमय। फिर है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है शौर सैनी अपभ्रंश से। फिर है अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है अपभ्रंश। फिर है हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी की बोलियों की संख्या है 18। नेक्स्ट है लहंदा, जो एक प्रांतीय भाषा है, ये किसकी जन्मदात्री है, तो ये पैशाची की जन्मदात्री है। फिर है बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है, तो ये अवधी का दूसरा नाम है, अवधी का दूसरा नाम है बैसवाड़ी। फिर है जाटू किस बोली को कहते हैं, तो ये कहते हैं बांगरू को। फिर है उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्क भाषा का शब्द है। फिर है बाजार किस भाषा का शब्द है, तो ये उर्दू भाषा का शब्द है बाजार। फिर है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो ये है बघेली। फिर है भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, तो ये है भारोपीय। फिर भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था मैक्स मूलर के द्वारा। फिर शतम और केतुम दोनों ही शब्द किस संख्या के वाचक हैं, तो ये 100 के वाचक है, 100 यानी कि 100। फिर प्राकृत भाषा से आशय क्या है, तो इसका आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा। फिर कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है, तो प्राकृत भाषा कही जाती है कृत्रिम भाषा। फिर हिंदी में आ ध्वनि जैसे डॉक्टर की होता है वैसे आ ध्वनि है, ये किस भाषा की ऋणी है, तो ये है अंग्रेजी की ऋणी। फिर ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि के सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है, तो ये है देवनागरी। फिर माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है, तो ये पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है माधवी। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं आपको एकदम क्लियर दिखेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट जो हैं टाइप किए गए थे, और इसके पहले जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर के PDF से लिए गए थे, इस कारण से वो क्लियर नहीं थे। तो वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो क्वेश्चंस हैं
और जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है PDF में उसको भी टाइप किया जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपकी दूर हो जाएगी। आगे फ़िलहाल बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए खेल चर्चा दिया हुआ है, तो खेल चर्चा पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बैडमिंटन का टूर्नामेंट, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। तो मलेशिया के युवा शटलर हैं ली जी जिया। इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर महिलाओं के एकल वर्ग की बात किया जाए तो चीन की वांग झी चैंपियन बनी हैं। तो दो नाम याद रखने हैं, मलेशिया की युवा शटलर ली जी जिया, ये पुरुषों के एकल वर्ग में चैंपियन बने हैं, और महिलाओं के एकल वर्ग में चैंपियन बनी है चाइना की वांग झी। इसके बाद भारत की स्टार शटलर PV सिंधु का नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। PV सिंधु ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। इसके पहले 2014 में भी PV सिंधु ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था, और अब 2022 में फिर से इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो PV सिंधु यहीं से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद पुरुष एकल वर्ग में ली जी जिया, और महिला एकल वर्ग में चीन की वांग झी। ये 3-4 चीज़ें आपको इस टूर्नामेंट से याद रखनी हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं स्पोर्ट्स से। तो सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व ऑलराउंडर जो वहाँ के हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड, इनको ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बन गए हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। तो अभी ये जो कोच बनाए गए हैं ये तीनों ही फॉर्मेट में कोचिंग देंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, और चाहे वो वनडे हो। तो तीनों ही फॉर्मेट में नए कोच बनेंगे एंड्रयू मैकडोनाल्ड। अभी कोच कौन थे? अभी थे जस्टिन लैंगर। तो जस्टिन लैंगर के बाद अब नए कोच बन जाएंगे यहाँ पे एंड्रयू मैकडोनाल्ड। जस्टिन लैंगर ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से न्यूज़ है। तो अभी MCQ मैंने आपको स्पोर्ट्स वाले में बताया था कि केरोन पोलार्ड ने यहाँ पे संन्यास ले लिया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के टीम के कप्तान थे। तो उनके संन्यास लेने के बाद वेस्ट इंडीज़ के जो युवा बल्लेबाज हैं निकोलस पूरन, इनको वेस्ट इंडीज़ के सीमित ओवर प्रारूप का नया कप्तान नियुक्त किया है। सीमित ओवर यानी कि यहाँ पे वनडे और T20, ठीक है। तो वनडे और T20 के वेस्ट इंडीज़ टीम के नए कप्तान हैं निकोलस पूरन। इसके बाद देखिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन थे पहले जो रूट, इन्होंने सीमित ओवर क्रिकेट पे अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी अभी हाल ही में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो जो रूट की जगह अब इंग्लैंड के टेस्ट टीम के नए कप्तान हैं बेन स्टोक्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में 2021-22 की यहाँ पे ICC ने टीम की रैंकिंग जारी की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट में बात करते हैं। तो टेस्ट में सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में। इसके बाद भारत की बात करते हैं तो भारत T20 में नंबर 1 टीम है, और न्यूजीलैंड वनडे में टॉप की टीम है, नंबर 1 पे है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, T20 में भारत, और न्यूजीलैंड जो है तो वनडे में। तो तीनों ही कैटेगरी में जो क्रिकेट होती हैं आपको तीनों की रैंकिंग याद रखनी चाहिए इसकी। इसके बाद यहाँ पे टेनिस की एक न्यूज़ है। तो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं केविन एंडरसन, इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। केविन एंडरसन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं ये, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी हैं रॉनी ओ सुलेवन, ठीक है, रॉनी ओ सुलिवान इनका नाम है। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीता है, और इन्होंने इस टूर्नामेंट को 7वीं बार जीता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप का खिताब जीतने का इन्होंने जो रिकॉर्ड था इसकी बराबरी कर ली है। तो स्कॉटलैंड के स्टीफन हेनरी थे, इन्होंने भी 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अब रॉनी ओ सुलिवान ने भी 7 बार जीता है, तो इन्होंने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के ये दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने चैम्पियनशिप के फाइनल पे इंग्लैंड के ही जूड ट्रम्प को 8-3 से हराया है। और अगर मॉडर्न एरा में बात किया जाए यानी कि वर्ष 1969 के बाद, तो 1969 के बाद सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियन जीतने के मामले में इन्होंने
स्टीफन हेनरी की बराबरी कर ली है 7 बार, ये जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा इनकी उम्र है 46 वर्ष और सबसे ज़्यादा उम्र में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं इनके, ये आपको याद रखने हैं। नाम है रॉनी ओ सुलिवान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ के मिस्र के स्टार फुटबॉलर हैं मोहम्मद सालेह। ये आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये हैं मोहम्मद सालेह। ये मिस्र के लिए प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलते हैं, वहाँ के प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर हैं ये। तो इनको 2021-22 के लिए फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन ने मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। इम्पॉर्टेंट नाम है। 2021-22 के लिए मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह। ये सम्मान दिया गया है, ये रैंकिंग दी गई है फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन के द्वारा। तो इन्होंने पिछले सीज़न में यानी कि सत्र में इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए खेलते हुए, क्लब्स में बात करें तो ये लिवरपूल के लिए खेलते हैं। तो पिछले सीज़न में इन्होंने 3 मैचों में 22 गोल किए और 3 असिस्ट किए हैं। तो इसी प्रदर्शन के लिए इन्हें मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पे देखिए अगली फुटबॉल की टूर्नामेंट है जो कि है ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, ला लीगा। तो स्पेन के दिग्गज फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड ने फिर से इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। यानी 2022 का जो टूर्नामेंट था फिर से रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखा है और रिकॉर्ड 35वीं बार इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो याद रखिएगा 2022 का टूर्नामेंट भी जीत लिया है रियल मैड्रिड ने और ये इनकी 35वीं जीत थी ला लीगा चैम्पियनशिप की। मतलब कि ये 35 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। इसका देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले इसरो की न्यूज़ है, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने गगनयान के तहत लॉन्च किए जाने वाले देश के पहले मानव रहित मिशन जीवन से संबंधित कुछ अहम फैसले किए हैं। यहाँ पे आपको जीवन नाम याद रखना है, जीवन। तो देखिए जो पहला मानव रहित मिशन है ये अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन के तहत। और इस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यात्री के दल हैं इनको पृथ्वी की कक्षा से भेजा जाएगा और उनको पृथ्वी की कक्षा से भेजे जाने से पहले यहाँ पे कई सारे पड़ाव पार करने जाएंगे। इसमें कई तरह के परीक्षण किए जाएंगे और कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे। तो इसमें टेस्ट व्हीकल की 2 प्रदर्शन उड़ानें हैं जिसको TVD-1 और TVD-2 कहा जाता है, तो इसको भी शामिल किया गया है। तो जो पहला मानव रहित मिशन है ये धरती की 70x408 70x408 किलोमीटर वाली निचली कक्षा में भेजा जाएगा। G1 और G2 जो मानव रेटेड प्रलेपण यान GSLV Mark 3 यानी कि HRLB इसके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। तो इसी में कुछ नए फैसले जोड़े गए हैं, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो यहाँ से आपको इसरो अगर न्यूज़ में है तो इसरो के स्टैट भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है और प्रेजेंट में यहाँ के चेयरमैन हैं S सोमनाथ। तो ये 3 चीज़ें आपको एडिशनल याद रखनी है इसरो से। इसके बाद देखिए यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े रैप्टर डायनासोर का भी हाल ही में अवशेष मिला है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रैप्टर डायनासोर कहा जा रहा है। तो अर्जेंटीना में पाया गया है ये, एक्चुअली में अर्जेंटीना में ये पाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा रैप्टर डायनासोर का अवशेष। तो जो डायनासोर का अवशेष मिला है इससे पता चल रहा है कि ये जो डायनासोर था ये लगभग 33 फुट लंबा था और 5 टन वजनी था और ये अब तक के जितने भी मेगा रैप्टर मिले उनमें से सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो ये जो मेगा रैप्टर की हड्डियाँ हैं ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से 2698 किलोमीटर दूरी पर स्थित एल कालाफेट में मिली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एल कालाफेट, ठीक है, हड्डियाँ मिली हैं एल कालाफेट में और ये दुनिया का सबसे बड़ा रैप्टर डायनासोर माना जा रहा है, 33 फुट लंबा और 5 टन वजनी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, जीके, अलग अलग न्यूज़पेपर की मैगज़ीन, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड न्यूज़, रोज़गार समाचार सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
और बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।